लिखना शुरू हुआ। अभी भी थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन वो बैंक में काम करता है और वो अपना काम ठीक ढंग से कर पा रहा है। अब उसको लेफ्ट हैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारा सर कुछ, आप अपनी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, ये सारा कुछ हम लोग संभव कर सकते हैं सिमिलिमम मेडिसिन के द्वारा ही। एलोपैथिक में इसका कोई उपचार नहीं है, ये आप भी समझते हैं। और फिर पेशेंट होम्योपैथी की शरण में आता है, और जब हम सिमिलिमम नहीं निकाल पाते हैं या हमसे गलती हो जाती है सिमिलिमम निकालने में, तो फिर पेशेंट वेट करता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट वेट नहीं करता, पेशेंट वेट करता है, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता, पेशेंट परेशान हो जाता है। और होम्योपैथी में इसी तरीके के केसेस आपको मिलेंगे। हर केस में सिर्फ एक ही फंडा, सिमिलिमम। और सिमिलिमम को समझने के लिए आपको बेसिक फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। और फिलॉसफी में जो थ्योरी वाला पार्ट है, जिसमें हम फंडामेंटल लॉज को समझाते हैं, वाइटल प्रिंसिपल को समझाते हैं, माइंड, फिजिकल बॉडी, इमोशनल को समझाते हैं। कई बार लगता है क्या बकवास है ये, लेकिन ये बेसिक चीज़ है। इसको हम बोर नहीं हो सकते, इससे हम ऊब नहीं सकते। हमको हर बार इसको सुनना पड़ेगा कि वही वाइटल फोर्स, वही वाइटल एनर्जी और कैसे बीमारी बनी, हमें इसको बार बार सुनना पड़ेगा। तो हम आगे सबसे पहले अपने लेक्चर को रिवीजन करते हैं। पुराने लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा, एक छोटा सा रिवीजन हम करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, बहुत शॉर्टकट में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। हेल्थ एंड हीलिंग के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो हेल्थ क्या है? जब कोई सिम्टम आपको नहीं आ रहे हैं उसको हम हेल्थ कहते हैं। और जब हम बीमार होते हैं, डिसहार्मोनी हमारे शरीर में डेवलप हो जाती है, बॉडी सिम्टम प्रेजेंट करने लगती है, उसको हम बोलते हैं सिकनेस। और अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको हम वाइटल फोर्स या वाइटल प्रिंसिपल कहते हैं, और उसके अंदर खुद भी हीलिंग करने की कैपेसिटी होती है, और वो इटसेल्फ अपने आप को हील कर सकती है। लाइफ फोर्स, हार्मोनी एंड डिसहार्मोनी, हीलिंग एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स खुद से ठीक कर सकता है अगर हम उसको छेड़े नहीं तो, और वाइटल फोर्स खुद को स्ट्रेंथ करता है और बीमारी को भगा देता है। और जब बीमारी नहीं होती है तो हमारा बॉडी, माइंड, स्पिरिट सब बैलेंस फॉर्म में होता है। और सिम्टम्स एंड नॉर्मलिटी, जब हम बीमार नहीं हैं तो हमारे नॉर्मल फिनोमिना हमारी बॉडी में हार्मोनी के साथ चलता है, और जब हम बीमार होते हैं तो वही चीज़ सिम्टम के रूप में हमारे सामने आती है। और बॉडी का बैलेंस बॉडी, माइंड और स्पिरिट में रहता है। और जब हम न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, हेल्दी सोच रखते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है, फ्रेश एयर होता है, तो हम हेल्दी होते हैं। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो वाइटल फोर्स खुद से उसको ठीक कर सकता है, और जब नहीं ठीक कर पाता है तो होम्योपैथिक रेमेडी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है एलोपैथिक मेडिसिन, जो हमें सबसे ज़्यादा बीमार बना रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा रिसर्चर्स कहती हैं। और जब बीमारी हमारे वाइटल फोर्स को डिरेंज करती है, हमारे अंदर एक मियाज़्म पड़ा हुआ होता है जिसको हम सोरा बोलते हैं, वो सुप्तावस्था में रहता है जब हेल्दी होते हैं हम, जिसको लेटेंट सोरा बोलते हैं। और फिर वो जागृत हो जाता है, फिर वो सोरा में बन जाता है, और बीमारी की प्रोसेस वहाँ से शुरू होती है। और जब मियाज़्म एक्टिवेट हो जाता है, सोरा एक्टिवेट हो जाता है, उनको हम बोलते हैं ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस। ये सारे सवाल के जवाब इकट्ठे नहीं मिल सकते, ये सब आपको मिलेंगे वक्त के साथ। आज का मेरा टॉपिक है, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। हाँ, आज का मेरा टॉपिक है यस मैम। हियरकी ऑफ लेवल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हियरकी,
हियरार्की समझ में आती है क्या है? जैसे हमने पढ़ा है कि हमारी फिजिकल बॉडी, इसको बड़ा कैसे करेंगे स्क्रीन पर? स्लाइड शो कर लीजिए, स्लाइड शो ऊपर दिख रहा है। राइट क्लिक करके फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है। अच्छा ठीक, हाँ हाँ ठीक ठीक, आगे हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, दिख रहा है ना? चलो अब आगे हम बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हेल्थ एंड हीलिंग, तो जिसमें हेल्थ और हीलिंग हम शॉर्टकट में बता चुके हैं। अब बात करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में एक सिंगल फिजिकल बॉडी नहीं है, वहाँ पर एक माइंड भी है, एक इमोशंस भी है और फिजिकल भी है। जब सारे बैलेंस हैं तो वो हार्मोनियस वे में है, जिसमें आज हम हियरार्की पढ़ेंगे। आप फिजिकल बॉडी की हियरार्की कुछ बच्चे समझते हैं, लेकिन मेंटल और इमोशनल की हियरार्की को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जब हम लोग केस टेकिंग लेते हैं और केस टेकिंग के बाद में एक सिमिनिमम रेमेडी का चुनाव होता है, फिर उसके बाद आता है सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में हम पेशेंट का फॉलोअप करते हैं और उस फॉलोअप में जो सिम्टम्स हमने फर्स्ट टाइम लिए थे उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये पेशेंट के प्राइमरी सिम्टम से हम सप्रेशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं या क्योर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही नहीं, हमें अपने मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी समझना होगा कि हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव वे में है, सप्रेसिव वे में है या क्यूरेटिव वे में है। तो जो मेंटल्स की हियरार्की है, अपसेंट माइंडेड एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है और उसका माइंड नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहला सिम्टम उसका आएगा अपसेंट माइंडेड। हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो अपसेंट माइंडेड का मतलब कहीं खो जाना। बच्चे भी देखो क्लास में टीचर पढ़ा रही है और बच्चे खो जाते हैं कहीं। ब्लैक बोर्ड में उनकी आंखें रहती हैं, टीचर को तो वो देखते हैं लेकिन वो किसी दुनिया में चले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपसेंट माइंडेड। कई बार महिलाएं किचन में खाना बना रही हैं और वो दूसरी दुनिया में चली जाती है। खाना पूरा बन जाता है और वो कुछ सोच रही हैं। कई बार हम लोग बात करते करते हम अपने अलग दुनिया में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं अपसेंट माइंडेड। जब पेशेंट अपसेंट माइंडेड से भुलक्कड़ होने लगे, आपको वो मेंटल सिम्टम बताए कि अब मैं भूलने लगी हूँ या मैं भूलने लगा हूँ, इसका मतलब डिजीज सप्रेस्ड हो गई। या आपके पास पेशेंट फॉरगेटफुलनेस के साथ आया और नेक्स्ट विजिट में आपने देखा कि हाँ अब कुछ चीज़ें याद रहती हैं, सब कुछ नहीं भूल रहे हैं, लेकिन अब हम कहीं खो जाते हैं, इसका मतलब हम क्यूरेटिव वे में जा रहे हैं। अगर हम फॉरगेटफुलनेस को सप्रेस करते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन हमने दी, कोई ऐसी रेमेडी दी जो फॉरगेटफुलनेस के बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन, भूलने के साथ साथ आपका विद्यार्थियों में हम देखते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, काम में मन नहीं लगता या हम ध्यान इधर उधर भाग जाता है। कंसंट्रेशन, अपसेंट माइंडेड एक चीज़ को छोड़ के किसी एक चीज़ में खो जाना। और डिफिकल्ट कंसंट्रेशन का मतलब है कि कभी इस प्लेन से उस प्लेन पे, उस प्लेन से उस प्लेन पे आप डाइवर्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और बीमारी और भी ज़्यादा डीप गई, मेंटल प्लेन पर हम और डीपनेस में गए तो क्या हुआ, सोचना ही बंद हो गया। अब हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग शून्य में जा रहा है, जिसको बोलते हैं डलनेस ऑन मेंटल प्लेन। अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आपने देखा इसके पहले दिमाग एक्टिव है या खो जा रहा है या कुछ भूल जा रहा है, कुछ सामान लेने गए, फ्रिज खोला, याद ही नहीं आया क्या लेने आए थे, फिर ध्यान देंगे क्या लेने आए थे हम। ऐसा महिलाओं के साथ बहुत होता है।
फिर धीरे 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 हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन में पहुंचे। अब यहाँ पर उस माइंड ने काम करना स्लो कर दिया है, कम कर दिया है, जिसकी वजह से माइंड आपका डलनेस में चला गया। अब सोचने और समझने की शक्ति उसकी कम हो गई है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्यूरेटिव वे में जा रहे हैं या सप्रेसिव वे में जा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको? हम क्यूरेटिव वे में जा रहे हैं या सप्रेसिव वे में जा रहे हैं? सप्रेसिव सप्रेसिव वे में जा रहे हैं मैम। सप्रेसिव वे में दिमाग ने काम करना और कम कर दिया। ये आपको जो फॉलोअप लेंगे आप, उसमें आपको क्लियर कट पिक्चर मिलेगी। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो हम सिर्फ फिजिकल में ही पड़े रह जाते हैं कि प्रॉब्लम लीवर से ब्रेन में जा रही है, ब्रेन से लीवर में जा रही है, लेकिन हम मेंटल और इमोशनल प्लेन पे नहीं समझ पाते हैं कि हम राइट वे में जा रहे हैं या रॉन्ग वे में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। डलनेस के बाद लिथार्जी। अभी डलनेस में दिमाग स्लो वर्किंग में था, लेकिन लिथार्जी और भी ज़्यादा डीप सिचुएशन। लिथार्जी आपके मेंटल प्लेन पर भी होगी और फिजिकल प्लेन पर भी होगी। डलनेस आपकी मेंटल प्लेन पर भी हो सकती है, फिजिकल प्लेन पर भी हो सकती है। और बॉडी एक्चुअली लिथार्जी है या डल है, ये है मेंटल प्लेन की प्रॉब्लम, वो दिखती हमें फिजिकल प्लेन पर है। उसके बाद आते हैं पैरानॉइड आइडियाज। पैरानॉइड आइडियाज आपके जो आइडियाज हैं, जैसे हमने एक आइडिया सोचा कि गुरुकुल एकेडमी हमको चलाना है, हमको बच्चों को सिखाना है। ये हमारा एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया है, एक हमारा ठीक डायरेक्शन में आइडिया है। और उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस एकेडमी को चलाने के लिए? सबसे पहले एक अच्छा होम्योपैथ होना चाहिए। आप कितने अच्छे हैं बात की बात है, लेकिन आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, आप हेनिमेनियन लॉ को फॉलो कर रहे हैं, आप मिक्सोपैथी नहीं कर रहे हैं, या आप पेटेंट्स का बहुत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप मिक्सोपैथी करेंगे या पेटेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या एक गुरुकुल एकेडमी चला पाएंगे? क्या चल पाएगी गुरुकुल एकेडमी? नहीं मैम, नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि हम किसी को गलत सिद्धांतों को थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। हम सभी के सही हम कुछ भी पढ़ाएंगे ना, सही सिद्धांतों को ही पढ़ाएंगे ना। हम रामायण और गीता को पढ़ा सकते हैं, हम क्राइम को थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। और क्राइम को पढ़ाने के लिए हमको चोरी छुपे पढ़ाना पड़ेगा। तो एक कंस्ट्रक्टिव आइडियाज हमारे दिमाग में आए। अब हमें स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी उस तरीके के स्टूडेंट्स। देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में आई। पहले मुझे समझ में आता था कि होम्योपैथी करने वाले शायद शॉर्टकट सबको चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि नहीं, स्टूडेंट्स को अच्छी होम्योपैथी चाहिए, पर कंफ्यूज्ड हैं, पता नहीं है क्या करें। इतना सारा क्वेश्चन है दिमाग में, या इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिनका सही से सवाल और जवाब नहीं मिल पाता, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। और भाग्यशाली है कि हम एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उन लॉज को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सिंपल शॉर्टकट है, चाहे कितनी भी कठिन बीमारी आ जाए, आपको चुनाव करना है सिमिलम का ही। वो सही है कि गलत, वो आपको बाद में समझ में आएगा फॉलोअर्स में। तो ये जो हम एकेडमी चलाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? एक कंस्ट्रक्टिव। तो ये आइडियाज हमारे पॉजिटिव है या निगेटिव है? कोई एक जना पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो हम बीमार हैं या हम हेल्दी हैं? हेल्दी हेल्दी। और यही हमारे आइडियाज अलग तरीके से बिखरने लगे। हम किसी का मर्डर करने लगे, या हमारे पास सेक्सुअल आइडियाज गलत तरीके से आने लगे, या हमारे पास में अपने ही घर में हम जेलसी हमारे अंदर में आने लगे। उस जेलसी का मतलब क्या होता है? मैं तरक्की कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, सामने वाला तरक्की कर रहा है तो हमको अच्छा तो लगता है, लेकिन साथ में ये लगता है कि नहीं, मैं उससे ज़्यादा तरक्की करूँ। एक कॉम्पिटिटिव भाव आता है हमारे अंदर में। लेकिन जेलसी कब कहेंगे हम? जब हम
उसकी तरक्की से उसका नुकसान के बारे में सोचने लगे, तब हम जेलसी कहेंगे। क्योंकि आपको सामने वाले की तरक्की से दुख नहीं हुआ, लेकिन खराब लगा, यार मेरी तरक्की नहीं हो पाई, लेकिन हमने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि उसका बुरा हो जाए या हम उसका कुछ ऐसा नुकसान कर दें, तो हम इसको जेलसी नहीं बोलेंगे। जेलसी हम तब बोलेंगे जब हम उसका नुकसान भी करने लगे, तो वो चीज हुई जेलसी। तो वहां पर हमारे आइडियाज क्या हुए? नेगेटिव, Morbid. पैरानॉइड मतलब एब्यूज्ड हो गए, हमने एब्यूज्ड हो गए मतलब खराब हो गए। हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले की टांग खींच ली और तरक्की नहीं करने देंगे, तो वहां पर एक आइडियाज गड़बड़ हो गए। या रिवेंजफुल, हम किसी को मर्डर तक पहुंच जा रहे हैं, वहां पर हमारे आइडियाज चेंज हो गए, डिस्ट्रक्टिव नेचर में चले गए, तो हम वहां पर बोलेंगे पैरानॉइड आइडियाज। वो पैरानॉइड आइडियाज सेक्सुअल लेवल पर भी हो सकते हैं, इमोशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिलीरियम, जो सुसाइडल थॉट्स क्या है, डिस्ट्रक्टिव है ना। हमको ऐसे विचार आने लगे कि मैं मर जाऊंगा, किसी को मार दें या हम मर जाएं, तो इस तरीके के आइडियाज जो होंगे वो हमारे डिस्ट्रक्टिव हैं। और मेंटल कंफ्यूजन, सिजोफ्रेनिया, एक सुसाइडल थॉट से भी बड़ा है सिजोफ्रेनिया। वहां पर अब खुद के शरीर का भी होश नहीं है, अपने परिवार वालों का भी होश नहीं है और अपने घर का भी होश नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं हम। इस तरीके का मेंटल लेवल। किसी को कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। बात समझ में आई? और सिर्फ इतने ही पॉइंट्स नहीं होंगे, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, वो आप पढ़िए, समझिए, उनका चिंतन करिए, बहुत सारी चीजें और आएंगी इसमें। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इमोशनल। फिर यहीं पर हियरार्की है, हम ऊपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नीचे में लेस इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं डिससेटिस्फैक्शन। हमने कोई काम किया, उसमें मुझे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कौन सी मेडिसिन है जो डिससेटिस्फैक्शन की बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन है? कुछ मेडिसिन के नाम बताइए जो मेडिसिन बहुत नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मैम, और आर्सेनिक, ट्यूबरकुलाइनम, आर्सेनिक, ट्यूबरकुलाइनम और नक्स वोमिका। नक्स वोमिका नहीं, बहुत पॉजिटिव होगा। गिरियड मैम। कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन, नहीं, कार्सिनोसिन डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। मैम स्टेप्स गिरिया मैम साइड। कैलकेरिया फॉस, सोराइनम, ये सब निगेटिव विचारधारा की मेडिसिन हैं, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। कैलकेरिया फॉस के बच्चे को आप कितने खिलौने दे दीजिए, एक दे दीजिए तो उसको फेंक के दूसरे के लिए रोने लगेगा। तो डिससेटिस्फैक्शन, इज प्राइमरी थीम ऑफ इमोशनल। जब हम इसको पहले डिससेटिस्फाइड हुए, डिससेटिस्फाइड अपने कैरियर में भी संतुष्ट ही नहीं है, कितनी भी तरक्की कर लिए संतुष्ट नहीं है। देखिए, एक होता है एम्बिशियस एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वहाँ पर हमने जो मिला वो बहुत अच्छा है लेकिन हमें और बहुत आगे बढ़ना है, एम्बिशियस। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब हुआ कि जो मिला हम उससे खुश ही नहीं हैं, तो ऐसे लोग क्या होंगे? हमेशा चिढ़ते ही रहेंगे, हमेशा परेशान ही रहेंगे, संतुष्ट ही नहीं होंगे, खुश ही नहीं होंगे, हमेशा एक इरिटेबिलिटी। तो डिससेटिस्फैक्शन कहाँ कन्वर्ट हुआ जा करके? इरिटेबिलिटी में। वो इरिटेबल हो गया और उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा। तो नाइट्रिक एसिड और आर्सेनिक, ट्यूबरकुलाइनम का गुस्सा कैसा होता है? भयंकर होता है ना? डिस्ट्रक्टिव हम आएंगे और आगे। अभी वो इरिटेट है, हर किसी से गुस्सा है, चिढ़े जा रहा है,
आर्सेनिक का गुस्सा बहुत प्रोमिनेंट होता है। कई बार हमने आर्सेनिक को गुस्से पे दिया, हालांकि इतना इवन हम एंगर और इरिटेशन दोनों में अंतर होता है। एंगर होता है गुस्सा जो आया और शांत हो गया, जैसे बेलाडोना का कस के गुस्सा हुआ, तोड़फोड़ मचाई और फिर वो शांत हो गया। और इरिटेबिलिटी तो कभी शांत होती ही नहीं है, वो हर समय चिड़ 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 ही करता रहेगा। नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिक तो बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिसिन है। और यही इरिटेबिलिटी कहाँ जाके कन्वर्ट हुई? घबराहट में, एंजाइटी। अब आप आर्सेनिक की पिक्चर को थोड़ा समझिएगा। एक आर्सेनिक के साथ में एग्जांपल देके बता रही हूँ, हालांकि हम यहाँ पर आर्सेनिक को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर एक व्यक्तित्व को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो वही डिससेटिस्फैक्शन, ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हुआ तो वो सप्रेस होकर के कहाँ पहुँचा? इरिटेबिलिटी में। वही इरिटेबिलिटी सप्रेस होकर के एंजाइटी के बाद फोबियाज, दुनिया भर के डर से लगने लगे। पहले घबराहट बेचैनी हुई, उसके बाद एक फियर ऑफ डेथ डेवलप हो गया। सिर्फ फियर ऑफ डेथ नहीं, दुनिया भर के डर, कभी जानवर से डर, सांप से डर। हम टीवी में भी सांप नहीं देख पाते हैं। कीड़े मकोड़े आ जाए तो हमको डर लगने लगता है। जरा सा गैस फंस गया सीने में, हार्ट अटैक का डर लगने लगा। सुई से डर लगता है, कीड़े मकोड़े से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, दुनिया भर के डर। और वही डर एंग्विश में बदल जाते हैं। गुस्से का एक और बड़ा रूप है एंग्विश। फिर हम थक हार के एक सैडनेस में आ जाते हैं। सैडनेस में हम सबसे जुड़े हुए तो हैं, लेकिन अंतरात्मा से हम बहुत दुखी हैं। सैडनेस समझते हो? आप अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो सैडनेस। देखिए, सेटिस्फैक्शन अभी नहीं है, लेकिन एक स्टेज के बाद जाकर के सैडनेस आएगा। तो ये आप क्या समझ रहे हैं? एक वाइटल फोर्स की जर्नी भी समझ रहे हैं ना। वाइटल फोर्स कहाँ से आया? जब हमने सोचा कि एक पेरेंट ने सोचा, एक माँ और पिता ने मिलकर सोचा कि हमको एक बच्चा चाहिए। रिलेशंस हुए और वहाँ पर स्पर्म और ओवा का कॉम्बिनेशन हुआ, तो वहीं से स्टार्ट हो गई हमारी वाइटल फोर्स की जर्नी। और उस वाइटल फोर्स की जर्नी में बहुत खुशी खुशी कोई चीज़ हुई तो वो हम पॉजिटिव वे में चले गए। और कई बार हमको बच्चा नहीं चाहिए और प्रेगनेंसी अनवांटेड आ गई, लेकिन हम उसको हटाना भी नहीं चाह रहे हैं और बहुत दुखी मन से उसको पाल रहे हैं। तो वहीं पर एक निगेटिव वाइटल फोर्स की जर्नी शुरू हो गई। और जब वाइटल फोर्स की जर्नी शुरू हो गई तो एक हर व्यक्ति का एक अस्तित्व होता है, एक ईगो होता है। और उस ईगो के साथ दोनों ही स्पर्म ओवा ने कंबाइंड होकर अपनी जर्नी स्टार्ट की और दोनों का अपना अपना व्यक्तित्व डेवलप हुआ। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका अपना व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व के साथ अपनी जर्नी वो कर रहे हैं। और वाइटल फोर्स की जर्नी भी ऐसे ही शुरू हुई। तो अभी हम आपको बता रहे हैं वाइटल फोर्स की जर्नी। डिससेटिस्फैक्शन, फिर इरिटेबिलिटी, फिर एंजाइटी, फोबियाज, ढेर सारे डर, एंग्विश, फिर सैडनेस, बहुत दुखी हो गए। ये लंबे समय तक चलता रहा तो हम दुखी हो गए। और उस दुखी के बाद एपैथी का मतलब हुआ हम हर किसी से डिस्कनेक्टेड हो गए। हमको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी के बीच में अच्छा नहीं लगता, किसी से कोई प्यार नहीं बचा है। और फिर अंत में एपैथी कहाँ डेवलप हो जाती है? सीपिया में। सीपिया जैसी मेडिसिन हैं, लेकेसिस में भी एक वक्त में एपैथी डेवलप हो जाती है। उसके बाद जाकर के सुसाइडल डिस्पोजिशन, सुसाइडल थॉट्स, देन आफ्टर सुसाइडल डिस्पोजिशन। ये हमारी इमोशनल जर्नी है वाइटल फोर्स की। ऑरम मेटालिकम जब हम, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है होम्योपैथिक मेडिसिन की। ऑरम मेटालिकम दिया, सिर्फ सारे सुसाइडल केसेस में हम ऑरम मेटालिकम नहीं देंगे, लेकिन एक एग्जांपल में दे रही हूँ। ऑरम मेटालिकम दिया तो धीरे धीरे उसके सुसाइडल थॉट्स जो आते हैं, डिस्पोजिशन है, वो चेंज होकर के एपैथी में आएगा। उस सिचुएशन में भी सीपिया दवाई आ सकती है, में भी लेकेसिस आ सकती है। फॉलो अप ऑफ मेडिसिन के हिसाब से और टोटलिटी ऑफ सिम्टम के हिसाब से हमने मेडिसिन दी, तो फिर हम बैक जर्नी में वापस आते आ जाएंगे। नेक्स्ट, फिजिकल में सभी समझते हैं जो जितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है
वो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्किन सबसे कम प्रोटेक्टेड है तो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, और ब्रेन सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बीमारी सोरा से शुरू होती है फिजिकल लेवल पर। म्यूट कर लो अपने आप को। हमारी बीमारी शुरू होती है फिजिकल लेवल से। वैसे तो शुरू होती है आपके थॉट से। कुछ काम है बताओ। हमको डिस्टर्ब नहीं करो, हम क्लास कर रहे हैं, जाओ। तो हमारी जर्नी तो, बीमारी की जर्नी तो स्टार्ट होती है थॉट से। जब हमारा थॉट गड़बड़ हुआ, वो थॉट कैसा भी हो सकता है, किसी के बारे में हम गलत सोच सकते हैं, कोई दुख हो सकता है, कोई मनी लॉस हो सकता है, एम्बिशन लॉस हो सकता है, कोई झटका लग सकता है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है, फेल्योर हो सकता है, कोई भी थॉट हमारे मन में आ सकता है। उसी के साथ साथ अगर हमने उसको पॉजिटिव रह करके नॉर्मल कर लिया तो वाइटल फोर्स वहीं का वहीं ठीक कर लेगा और आप हेल्दी कंडीशन में बने रहेंगे। लेकिन अगर हम उस फेज से निकल नहीं पाए तो हम बीमारी की दिशा में बढ़ेंगे और धीरे 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 वो फंक्शनल बीमारी हमारे फिजिकल बॉडी पर दिखाई देने लगेगी। और जब सोरा स्टार्ट होता है स्किन से, हैनीमैन सर कहते हैं कि सोरा बिगिंस फ्रॉम स्किन। जब स्किन में प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले बीमारी स्किन पर ही आई, हम उसको सप्रेस करते हैं। आप इसमें मैं थोड़ा और समराइज में आपको बता देती हूँ कि जब हम स्किन को सप्रेस करते हैं, कोई इरप्शंस आया, कोई खुजली आया या कोई डिस्चार्जेस हैं, हम उसको किसी ऑइंटमेंट या स्प्रे या दवाइयों के द्वारा उसको सप्रेस कर रहे होते हैं, तो वो स्किन के अंदर जा कर के आपके इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी में आती है। जैसे आपको गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आपको कब्ज की शिकायत रह सकती है, या आपको जुकाम हो सकता है। उसके बाद जब उसको हम सप्रेस करते हैं तब जाकर के मसल्स पे प्रॉब्लम आती है। जब मस्कुलर प्रॉब्लम को सप्रेस करेंगे तो बोन डैमेज होगा। बोन को सप्रेस करने के बाद आपके वाइटल ऑर्गन्स में किडनी के ऊपर लंग्स के ऊपर लिवर के ऊपर इंडोक्राइन, फिर हार्ट, फिर ब्रेन। ये हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके मैम म्यूट हो गया आपका। अच्छा, ओके म्यूट हो गया। पूरी बात सुनाई दी या नहीं? थोड़ी सी मिस हुई है मैम। अच्छा, तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं इसको कि स्टार्टिंग स्किन से हुई। स्किन इरप्शन सबसे पहला फेज हुआ, उसको हम सप्रेस करते हैं तो प्रॉब्लम आती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स में। इंटरनल ऑर्गन्स में अभी उनके खोखले हिस्से में मतलब जहाँ गैस भरी हुई होती है, जहाँ हवा भरी हुई होती है। जैसे इंटेस्टाइनल इनर वॉल, इंटेस्टाइन अभी डिस्ट्रक्ट नहीं होगी, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन उसका इनर वॉल इन्वॉल्व होगा। इनर वॉल का मतलब जैसे गैस बनने लगेगी या कब्ज रहने लगेगा या दस्त रहने लगेंगे। लेकिन जब हम उसको सप्रेस करें, या जुकाम रहने लगेगा या खांसी रहने लगेगी, कान में इरिटेशन हो सकता है, आंखों में खुजली हो सकती है। उसके बाद जब वहाँ पर सप्रेशन होगा तो मसल्स में प्रॉब्लम आएगी, आपके मस्कुलर पेन। जब पेशेंट बताता है ना कि हमको हड्डी की प्रॉब्लम है, आपने दवाई दी और दवाई से हड्डी का दर्द ठीक हो गया, लेकिन ये दुख रहा है, तो आपको पूछना पड़ेगा ये हड्डी में दुखन हो रही है या मांसपेशियों में? पेशेंट बोला कि मांसपेशियों में, मतलब हम हड्डी के प्रॉब्लम को ठीक करके मसल्स में आए। और जब हम सप्रेस करेंगे तो मसल से बोन की तरफ जाएंगे, हड्डियों में जाएंगे। फिर उसके बाद बोन्स के बाद आपके वाइटल ऑर्गन्स आते हैं। वाइटल ऑर्गन्स में हार्ट, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो उनका प्रोफार्मा ये दिया हुआ है, आप नीचे से ऊपर की तरफ लेस इम्पॉर्टेंट टू मोर इम्पॉर्टेंट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर लीवर और लंग्स में एक सवाल उठता है कि लंग्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लीवर? सवाल ये है कि लीवर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय लंग्स के, क्योंकि अगर लीवर आपका डैमेज हो गया तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? लेकिन अगर एक लंग डैमेज हो गया और एक लंग काम कर रहा है तो भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के केस में आप
लंग डैमेज के बाद भी काम चलता है, सरवाइव कर पाते हैं, सडन डेथ नहीं होती आपकी। लेकिन अगर लीवर फेलियर हो गया तो आप डेथ कर जाते हैं। लीवर के बाद आता है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन हमारी पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के अंदर में बहुत ही सेफ तरीके से है, और इंडोक्राइनल सिस्टम, देन आफ्टर हार्ट एंड ब्रेन। यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताएंगे कि इंटेस्टाइन में अगर गैस बन रही है, या कब्ज हो रहा है, या दस्त लग रहे हैं, या उल्टियाँ हो रही हैं, तब तो ये इंटेस्टाइन की इनर प्रॉब्लम है, आपका सेकेंड लेयर की प्रॉब्लम है। इसको हम आगे भी बताएंगे आपको और डिटेल में, जब हम लेयरिंग पढ़ाएंगे आपको कि हमने अपने शरीर को लेयर में कैसे बांटा और बीमारियां लेयर वाइज क्या होती हैं। ये आपके आज का लेक्चर मेरा आपका डिटैचमेंट पर भी है, अभी डिटैचमेंट एक टॉपिक और आएगा। इसके अलावा ये हियरार्की है, इस पर है, और कल मेरा लेक्चर होगा वाइटल फोर्स पे। उसके बाद मंडे से ऑनवर्ड पूरा प्रैक्टिकल पार्ट हम आपको बताएंगे, सारे लॉज, केस टेकिंग, और क्या चुनाव करना है, एलिमिनेशन ऑफ सिम्टम्स, क्या होता है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, क्या होती है सेकंड रेमेडी, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। और किस तरीके के प्रिस्क्रिप्शंस में क्या हमको देना है। टाइम कितना हो रहा है? 40 हो रहा है। 40। हाँ, तो सिर्फ 5 मिनट ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम आज सिर्फ हमने हियरार्की ही बता पाया, डिटैचमेंट अभी रह गया है, तो वो हम कल आपको बताएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि अगर टाइफाइड हो गया है, ठीक है, टाइफाइड तो एक सिंपल फीवर है, लेकिन टाइफाइड में इंटेस्टाइनल डिस्ट्रक्शन हो गया तो आप क्या मानेंगे उसको? जितेंद्र, मैम फिर से क्वेश्चन पूछिएगा। सवाल ये है कि टाइफाइड हुआ और उसमें इंटेस्टाइनल इरोजन हुआ, इंटेस्टाइनल डीके हुआ, रप्चर हुआ, तो वहाँ पर हम क्या प्रॉब्लम मानेंगे उसको? किस लेवल पर आएगा वो केस? वाइटल ऑर्गन होगा या हम उसको सिंपल कब्ज के ही दायरे में रखेंगे? नहीं मैम, वाइटल ऑर्गन हो रहा है। वाइटल ऑर्गन। तो इसलिए टाइफाइड एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। टाइफाइड का केस जब आपके पास में आता है, आपके पास में सिंपल टाइफाइड नहीं आएगा, कई सालों से रिकरेंट टाइफाइड, क्योंकि इकलौते आप डॉक्टर हो जो रिकरेंसी ऑफ टाइफाइड को क्योर कर सकते हो। तो वहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है टाइफाइड फीवर में, क्योंकि इंटेस्टाइनल रप्चर होता है, वहाँ पर ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया। तो हम किडनी, लंग्स, लीवर, ये हमारी फिजिकल ऑर्गन्स हैं। अब नेक्स्ट एनर्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्टेट ऑफ डिटैचमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब डिटैचमेंट क्या है? हम लोग सपना देखते हैं, नींद में जाते हैं और सपना देखते हैं। सपने में हमको कई बार आता है कि पेशेंट आके बोलता है कि पूरी रात सपना ही चलता रहा, हम सोए ही नहीं। वहाँ पर आपको समझना होगा कि सपने में चलता रहा तो वो कहेगा क्या चलता रहा? जो दिन भर रहा वो चलता रहा, या कुछ भी चलता रहा, लेकिन वो नींद में था, लेकिन पूरी रात सपना देखता रहा। फिर सपने की ही दूसरी स्टेज आती है कि चौंक के उठ गए, हम कहीं से गिरे या कहीं फंस गए और हम चौंक के उठ गए, नाइटमेयर्स। और सपने की तीसरी स्टेज है सोमनाम्बुलिज्म, जिसमें हम नींद में चलने लगे, है ना। ये सपने की स्टेजेस हैं। तो आपके पास पेशेंट आया कि सोमनाम्बुलिज्म के पेशेंट तो कम आएंगे आपके पास, कुछ एक आध दो आएंगे, लेकिन सोमनाम्बुलिज्म किसी को है, उसके बाद वो बोले कि हमको नींद में चौंकने लगे हैं, हम डर जाते हैं नींद में, या आँख खुल जाती है। तो ये दवाई देने के बाद सोमनाम्बुलिज्म ठीक हुआ और उसका चौंकना, नाइटमेयर्स या डरना या रोना बढ़ गया। तो क्या हम पॉजिटिव वे में गए या नेगेटिव वे में गए? पूजा।
सोमनाम्बुलिज्म। मैम हेलो हाँ बताओ। मैम, आपकी आवाज कट गई। अच्छा, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ मैम, बोलिए आप। हाँ, सपने सपने की 3 स्टेजेस मैंने बताई, है ना? जी सपना भी एक जी तरीके का डिटैचमेंट है, ह्यूमन डिटैचमेंट जी है ना? आपका डिटैचमेंट जी क्या है? आपका फिजिकल बॉडी से मेंटल और इमोशनल प्लेन का कनेक्शन हट जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिटैचमेंट। तो जब हम नींद में होते हैं और सपना हमें आ रहा है, पेशेंट बोलता है कि सपना आ रहा है, और उस सपने में हम पूरी रात सपना ही चलता रहता है, ठीक से सो ही नहीं पाते, नींद ही पूरी नहीं हो पाती क्योंकि पूरी रात सपना चलता है। उसके बाद पेशेंट ने बोला, आपने मेडिसिन दी, और पेशेंट ने अगली बार आके बोला कि नींद तो ठीक आने लगी है लेकिन हम नींद में बार बार चौंक जा रहे हैं, या सपना आता है कि हम ऊपर से नीचे गिर गए और चौंक के मेरी नींद खुल जाती है, या उसने बोला कि भूत आते हैं और डर लगता है, हम रोने लगते हैं सपने में, मेरी आंख खुल जाती है। तो हम राइट वे में गए या रॉन्ग वे में गए? रॉन्ग में मैम। रॉन्ग वे में। रॉन्ग वे में गए। तो ये जो ड्रीम्स हैं ये आपको बताते हैं कि आपकी मेडिसिन राइट है या रॉन्ग? मैम बताते हैं। बताते हैं रॉन्ग है। इसलिए जो हमने आज पढ़ा उसको बताते हैं। समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए हम शॉर्टकट में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। आज का लेक्चर 9:45 हो गया है, तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर यहीं पर छोड़ें और हम कल डिटैचमेंट को फिर से पढ़ाएं, क्योंकि अभी मैम। जी मैम। हाँ मैम। है ना? तो डॉक्टर जी मैम। डॉक्टर गोस्वामी से रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो आए और आज के इस लेक्चर का समापन करें। तब तक हम शॉर्टकट में आपको बताएं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जी मैम। कौन बताएगा? मनीषा ज्वाइन है क्या? यस मैम। क्या समझा आज के लेक्चर में? हेलो। हाँ, 2 मिनट में पूरा लेक्चर रिवाइज कर जाओ। मनीषा आवाज आ रही है? अनुभा? जी मैम। हाँ मनीषा, तुम्हारी आवाज आ रही है? कौन बताएगा? अनुभा स्टार्ट करो, आज का पूरा लेक्चर रिवीजन करो। मैम हमने शुरू किया हायरार्की ऑफ लेबल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसमें हमने पहले मेंटल प्लेन समझा। मेंटल प्लेन में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम से लेस इम्पोर्टेंट सिम्टम की तरफ गए, जिसमें हमने पढ़ा मेंटल कंफ्यूजन, डिस्ट्रक्टिव डिलेरियम, पैरानॉइड आइडियाज, डिल्यूजन, लेथार्जी, डलनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फॉरगेटफुलनेस एंड एब्सेंट माइंडेड। मैम फिर हमने पढ़ा इमोशनल प्लेन, जिसमें हमने पढ़ा सुसाइडल डिस्पोजिशन, एपैथी, सैडनेस, एंग्विश, फोबियास, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन, जिसमें हमने कुछ मेडिसिन भी पढ़ी, नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिक एल्बम एंड कार्सिनोसिन। फिर हमने पढ़ा फिजिकल प्लेन। फिजिकल प्लेन में हमने समझा कि हमारी बॉडी में जो भी परेशानियां होती हैं वो कौन से ऑर्गन से शुरू होती हैं और किस ऑर्गन तक बढ़ती चली जाती हैं अगर हम उनको सप्रेस करते हैं, जैसे स्किन, मसल, बोन, किडनी, लंग, लीवर, एंडोक्राइन, हार्ट एंड ब्रेन। मैम जब भी हम अपनी स्किन पे किसी भी बीमारी को सप्रेस करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन में जाती है, फिर वो हमें मस्कुलर प्रॉब्लम शुरू करती है, उसके बाद हमें बोन डिसीजेस होना शुरू होती है और वो डिसीज फिर हमारे वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करना शुरू होती हैं।
फिर हमने पढ़ा स्टेट ऑफ डिटैचमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे कि ड्रीम्स, जिसमें हमने ड्रीम की 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। पहला स्टेज है जैसे कि पेशेंट बोलता है कि हम पूरी रात सपने ही देखते रह गए, हम सो नहीं पाए। दूसरी स्टेज होती है कि नींद में चौंक जाना या आंख खुल जाना या फिर नींद में रोना। और तीसरी स्टेज होती है नींद में चलना। उसमें स्टेजेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी में ड्रीम, सस्पिशियस, डिल्यूजन, सुसाइडल डिस्पोजिशन, कोमा, एनास्थीसिया, फेंटनेस एंड सोमनाम्बुलिज्म। ठीक है, कंप्लीट। आज के किसी लेक्चर में किसी को प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, मैम तो हम ठीक है। इस लेक्चर को, किसी को कोई सवाल? नो मैम। ठीक है, वो तो तो कोई हम सवाल। आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारे साथ सभी दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया पश्यन्तु मा पश्यन्तु भवेत्। चलिए, आज के इस लेक्चर का हम समापन करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। और किसी को कोई भी दिक्कत होती है मुझसे पूछ सकता है। और कल हम लोग जी मैम। डिटैचमेंट के बारे में बात करेंगे कि बॉडी कैसे डिटैच होती है और कैसे हम लोग एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर जाते हैं और बीमारी कैसे अपना स्टेज बदलता है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, गुड नाइट। नमस्ते। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम।